देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, क्या उनका सॉल्यूशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किस बंदरगाह को यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये जो बंदरगाह दे रखे हैं आपको चार, इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो नहावा सेवा है, इसको यहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, इसको हम JNPT भी कहते हैं, जहाँ से रेलवे बहुत ज़्यादा माल है ढोती है, उसी को हम नहावा सेवा के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी, नहावा सेवा की स्थापना 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है अगर हम बात करें। और बंदरगाह जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और यह पोर्ट पश्चिम समर्पित फ्रंट कॉरिडोर का टर्मिनल है। और ये जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों से आने और जाने वाले व्यापारिक यातायात को ये नियंत्रित करता है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम पर न्यूज की बात करें तो हाल ही में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का 100% लैंड लोड बंदरगाह बनने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। 100% यहाँ पर लैंड लोड बंदरगाह है ये, जिसमें सभी बर्थ हैं PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में सभी जो मॉडल है वो संचालित यहाँ पर हो रहे हैं। और इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में हम कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय है और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां हैं बंदरगाह का संचालन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां यहाँ पर शामिल हैं। और ये जो बंदरगाह है प्राधिकरण बंदरगाह के स्वामित्व को अपने पास रखता है, जबकि बुनियादी ढांचे को निजी फर्मों को पट्टे पर दे दिया जाता है, जो स्वयं उस बंदरगाह की अधिरचना प्रदान करते हैं और उसको बनाए रखते हैं और कार्गो के संचालन के लिए अपने स्वयं के उपकरण वो स्थापित करते हैं। बदले में यहाँ पर लैंडलॉर्ड बंदरगाह को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा भी यहाँ पर मिलता रहता है। अभी हम क्या है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि किस नदी की सहायक नदियों का नाम है वो काबिनी और अमरावती है। कौन सी नदी है जिनमें से इनका नाम है सहायक नदियों में काबिनी और अमरावती। तो ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी और अमरावती। अब अगर हम बात करें कावेरी नदी की, कावेरी नदी कहाँ है, कर्नाटक में कोगांडू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कोंगडू जिला है एक, वहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और 1341 मीटर ये चलती है। इसकी लंबाई जो है वो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम के मानसून के मौसमों में, यानी हम कह सकते हैं गर्मियों के दौरान ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी मानसून के मौसम में, जैसे एक तो आता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गर्मियों में क्या होता है, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र बढ़ जाता है इसका। और उत्तर पूर्वी मानसून के मौसम में यानी सर्दियों के दौरान निचले हिस्से में यहाँ पर वर्षा होती है। और यह नदी पूरे वर्ष तुलनात्मक रूप से कम उतार के या चढ़ाव के साथ में ये बहती रहती है, पूरे वर्ष बहती है। कावेरी नदी के अगर बेसिन की बात करें, कावेरी बेसिन का लगभग 3% हिस्सा है वो केरल में है। इसका 3% हिस्सा कहाँ पर है, केरल में है। और 41% हिस्सा है इसका वो कर्नाटक में है, 41% कर्नाटक में है इसका बेसिन। और 56% हिस्सा है वो पड़ता है कावेरी नदी का तमिलनाडु में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है हरांगी, इसकी सहायक नदी है हरांगी, कावेरी, अमरावती और हेमावती, सुवर्णावती, भवानी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गोदावरी नदी की, कि गोदावरी नदी के बारे में थोड़ी बहुत बातें हो जाए। यह गंगा नदी के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, गंगा के बाद में गोदावरी का नाम आ जाता है यहाँ पर, दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। और यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है और इसको हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, पैन गंगा इसकी सहायक नदी है, वर्धा इसकी सहायक नदी है, बेन गंगा इसकी सहायक नदी है और प्राणहिता, प्राणहिता हम क्या कहते हैं,
पैनगंगा और बड़दा का जो संयुक्त प्रवाह है उसको हम बोलते हैं प्राणहिता। इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। मनेर और साबरी हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी के बारे में हमें कुछ बातें पता चल जाए। ये पूरब की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो पूरब की तरफ बहती है, और सहाद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? सहाद्री में महाबलेश्वर के पास से ये कृष्णा नदी है निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा और भीम जो है इसकी सहायक नदी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके समान हैं? तो इनकी सीमाएं हैं वो नेपाल के समान है। नेपाल के साथ समान है इनकी सीमा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो नेपाल के साथ साझा करने वाले जो भारतीय राज्य है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। सीमा का गठन है नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच में एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। और उस सुगौली की संधि में एक सीमा का क्या है गठन किया गया था। 1816 में ये संधि हुई थी ब्रिटिश सरकार के बीच में और नेपाल के बीच में। राज्यवार सीमाओं की अगर लंबाई बात करें, उत्तराखंड के साथ में जो लंबाई लगती है वो 251 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है 551। सिक्किम के साथ में जो लगती है वो 99 किलोमीटर लगती है सिक्किम के साथ। और पश्चिम बंगाल के साथ में 100 किलोमीटर लगती है। और बिहार के साथ में जो लगती है वो लगती है 726 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें भारतीय राज्यों के साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, जैसे अफगानिस्तान के साथ में भारतीय राज्य कौन सा है? लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है लद्दाख की। और अगर हम चीन के साथ बात करें, चीन के साथ कौन कौन से देश लगते हैं? चीन के साथ हमारा लगता है अरुणाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है, लद्दाख लगता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं? पाकिस्तान के साथ हमारे लगते हैं जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और लद्दाख, वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये जो है ये दिखाया गया है, इसको हमें सम्मिलित करना है। सम्मिलित कैसे करेंगे हम इनको? हाँ, सम्मिलित करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि कौन कौन सा जोजिला कहाँ पर है, वानीहाल कहाँ पर है, फुटुला कहाँ पर है और खारदुंगला है ये कहाँ पर है, ये हमें चेक करना होगा। तो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा कहाँ है? हमारा लद्दाख में है। तो ये यहाँ से हो जाएगा, लद्दाख में है, लद्दाख श्रेणी में आता है जोजिला दर्रा। जोजिला लद्दाख में हिमालय में स्थित एक पहाड़ी मार्ग है। जोजिला लद्दाख में जो पहाड़ी मार्ग है उसको बोलते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है यहाँ पर, और यह कश्मीर घाटी को उसके पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों के साथ उत्तर पूर्व में जोड़ता है। यानी पश्चिम में तो द्रास घाटी के साथ जोड़ता है कश्मीर घाटी को, और सुरु घाटियों के साथ में उत्तर पूर्व में जोड़ता है, और सिंधु घाटी को भी यहाँ पर पूर्व से जोड़ता है। जोजिला मार्ग वह जीवन रेखा है जो लद्दाख के लोगों को बाकी दुनिया के संपर्क में ये रखती है। जोजिला की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3528 मीटर है, यानी 11575 फीट है, और यह दुनिया की सबसे विश्वासघात की दर्रों में एक है, यानी कभी भी ये दर्रा है विश्वासघात कर सकता है। और जोजिला सुरंग परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं बनिहाल की। बनिहाल को पीर पंजाल भी बोलते हैं। बनिहाल पीर पंजाल, यानी बनिहाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल में पर्वत श्रेणी का है ये। तो बनिहाल दर्रा है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भारतीय क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी से गुजरता है। बनिहाल है एक ऐसा नाम है जिसका कश्मीर में अर्थ है बर्फीला तूफान, और यह डोंडा जिले में 9290 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक होता है फाटूला। फाटूला कहाँ पर है? फाटूला हमारा लद्दाख की श्रेणी में आता है। फाटूला श्रीनगर
लेह राजमार्ग पर यहाँ पर हम कह सकते हैं जास्कर श्रेणी जो है, फाटूला जास्कर श्रेणी के अंदर आ जाता है। जास्कर श्रेणी दर्रे से होकर ही गुजरता है फाटूला दर्रा। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर हिमालयी जास्कर श्रेणी दर्रे से होकर गुजरता है। और इस पहाड़ी दर्रे को प्रसिद्ध जोजिला से आगे जाने वाले राजमार्ग के उच्चतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। और एक है खारदुंगला। खारदुंगला जो बचा है वो है वृद्ध हिमालय वाला पार्ट बचा है। लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में ये प्रसिद्ध है खारदुंगला। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाहनों के परिवहन योग्य दर्रा है। और यह लेह से आने वाले पर्यटकों से भरा होता है और वे कुछ तस्वीरें लेने के लिए काफी देर तक यहाँ पर खारदुंगला लद्दाख या दर्रे पर रुकते हैं, जो वृद्ध हिमालय का हिस्सा है। एक नाथुला दर्रा भी है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है नाथुला दर्रा। और यह भारत और तिब्बत के बीच मार्ग का एक प्रमुख दर्रा है, या गलियारा हम बोल सकते हैं। 1962 में नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था और 2006 में इसको फिर से खोल दिया गया था। एक आता है सिपकीला। सिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और यह दर्रा जो है सिपकीला दर्रा, वो शिमला से तिब्बत तक सड़क मार्ग को जोड़ता है सिपकीला दर्रा। और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। कौन सा दर्रा से? सिपकीला से एक दर्रा है सिपकीला, उससे ही सतलज नदी है गुजरती है। और एक जो दर्रा आता है वो आता है बारा लाचाला, ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सा दर्रा? बारा लाचाला। तो ये जो दर्रा है जम्मू और कश्मीर में है, 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जास्कर श्रेणी में ये एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और सड़क मार्ग से मंडी और लेह को जोड़ता है। और एक दर्रा और आता है जिसको बोलते हैं जेलेपला, ये सिक्किम में है। जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। और यह जो दर्रा है तीस्ता नदी के द्वारा बनाया गया है। जो जेलेपला दर्रा है तीस्ता नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। ये है 2001 से 2011 की जब जनगणना हुई थी तो भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो साक्षरता के बारे में बात कर रहा है। भारत की साक्षरता दर थी उस समय वो 9.21% थी भारत की साक्षरता। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 में? 9% की यहाँ पर साक्षरता में वृद्धि हुई थी। 2001 में जो हमारी साक्षरता थी वो थी 64.83। और 2011 में जो साक्षरता होगी वो होगी हमारी 74.04%। और 2021 में तो और ज़्यादा हो गई होगी। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 38.82% तो टोटल वृद्धि हुई है, जिसमें से 31.98% पुरुषों में हुई है। और महिलाओं की जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 49.10% हुई है। साक्षर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या का 74% है। और निरक्षर जो है वो सिर्फ 26% है। जनगणना 2011 की अगर कुछ और विशेषताओं की बात करें तो 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में जो है 121 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई थी। 2001 से 2011 में प्रतिशत वृद्धि जो है वो 17.64% हुई थी प्रति जनसंख्या में। लेकिन पुरुषों की संख्या बढ़ी थी यहाँ पर 17.19 और महिलाओं की संख्या बढ़ी थी 18.12। 2001 से 2021 के बीच में पहला दशक था ये कि 1911 से 1921 को छोड़कर, जिसमें वास्तव में पिछले दशक की तुलना में कम आबादी को यहाँ पर जुड़ा था। यानी आबादी है पिछले दशकों की तुलना में कम बढ़ी थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें कुछ झील बता रखी हैं, हमें कौन सी झील है वो क्रेटर झील का एक उदाहरण है, वो हमें बताना है। क्रेटर झील तो हमें पता होना चाहिए क्रेटर झील को क्या होती क्या है। तो यहाँ पर जो है ये उदाहरण है लोनार झील। लोनार झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। अब क्रेटर झील कहते कैसे हैं? पहली बात तो हमें झील ही पता होना चाहिए। झील जो होता है वो भूमि का एक खोखला भाग होता है झील। और खोखले भाग में विकसित भूमि से घिरे पानी का एक निकाय होता है। एक तरफ खोखली जमीन होगी, एक तरफ विकसित जमीन होगी, उसमें पानी भरा होगा, वो झील कहलाएगी। झील प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। अब बात करते हैं क्रेटर झील की। क्रेटर झील जो होती है ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने गोलाकार खड़े किनारे वाले ज्वालामुखी जो क्रेटर या फिर हम बोल सकते हैं कॉल्डेरा में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर झील बोलते हैं। जिसे हम ज्वालामुखी क्रिया के बाद में जो बनता है गड्ढा, उसमें पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटर झील।
अब लोनार झील की बात करें, लोनार झील को क्रेटर झील का उदाहरण क्यों माना गया है? लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है ये, और अति नूतन युग के दौरान उल्कापिंड की टक्कर से इस झील का निर्माण हुआ है। इसे क्रेटर झील कहा जाता है और दुनिया की तीसरी प्राकृतिक खारे पानी की झील है लोनार झील। लोनार झील ही हम कह सकते हैं क्रेटर झील का उदाहरण है। नैनीताल की बात करें, नैनीताल के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। नैनीताल क्या चीज़ है? नैनीताल झील है ये भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है नैनीताल, और प्लेट विवर्तनिका के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। एक है यहाँ पर सोमोरिरी झील। सोमोरिरी झील कहाँ पर है? इसे मोरिरी झील के नाम से भी जाना जाता है और लद्दाख के चांगथंग पठार में स्थित एक झील है ये, और दुनिया का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। रामसर जो स्थल है वो यहीं पर है, सोमोरिरी झील में। और एक है अष्टमुंडी झील। अष्टमुंडी झील कहाँ पर है? अष्टमुंडी झील जो है भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भारत का केरल जो राज्य है उसके कोल्लम जिले में स्थित है अष्टमुंडी झील। और झील को केरल के प्रसिद्ध वेक वाटर्स का प्रवेश द्वार के नाम से भी इस झील को हम जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रमुख जो भू आकृतिक प्रभागों में कौन कौन सी आकृतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। प्रमुख जो भू आकृतिक प्रभाग हैं, यानी भूमि के द्वारा बनाए गए भू आकृतिक प्रभाग हैं, तो एक तो हिमालय है भू आकृतिक प्रभाग, और उत्तरी मैदान है, ये हाल ही की भू आकृतियां हैं। हिमालय पर्वतमाला पृथ्वी पर सबसे छोटी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है हिमालय, जिसमें ज्यादातर ऊपर उठी हुई अवसादी और कायांतरित चट्टानें पाई गई हैं। इसका जो निर्माण हुआ है हिमालय का, इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण सीमा यानी कि मेन हिमालयन थ्रस्ट के साथ एक महाद्वीपीय टकराव या परिवर्तन का परिणाम है। और उत्तरी मैदान की बात करें, उत्तरी मैदान जो है भारत का सबसे युवा भौगोलिक विशेषता है उत्तरी मैदान की। वे शिवालिक के दक्षिण में स्थित हैं, जो हिमालयी फ्रंटल भ्रंश के द्वारा अलग होती हैं। दक्षिणी सीमा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के साथ एक लहरदार अनियमित रेखा है, जो दक्षिणी सीमा है हमारी। और पूरब की ओर मैदानों की सीमा पूर्वांचल की पहाड़ियों से लगती है। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें, प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और अकायांतरित चट्टानों से बना एक पहाड़ी मैदान होता है प्रायद्वीपीय पठार, और इसका निर्माण है गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ है। इस प्रकार इसे सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा माना जा सकते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार का। नया नहीं मान सकते, पुराना मान सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। तटीय मैदान की बात करें, तटीय मैदान कहाँ है? तटीय मैदान यहाँ पर देख लेते, तटीय मैदान क्या होता है। तटीय मैदान जो है समुद्र तट से सटे समतल नीची भूमि होती है। भारत के तटीय मैदान भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों के साथ प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर स्थित हैं। भारत के प्रमुख द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और मूल में समान द्वीपों की एक श्रृंखला है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह भी हमारे स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है वो कहाँ पर हैं। जहाँ पर हमें सदाबहार वन भी मिल जाए और अर्ध सदाबहार वन भी मिल जाए और उष्ण कटिबंधीय वो वन होने चाहिए, तो वो मिले होंगे हमें उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पौधों के समुदाय को संदर्भित करती है जो मानव सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक मनुष्य के द्वारा अबाधित नहीं छोड़ा गया है। हमारे देश में कुछ वनस्पतियों की पहचान की गई है, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है जिनमें झाड़ियाँ भी हैं, पर्वतीय वन होते हैं और मैंग्रोव वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं इसमें ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें हमेशा पत्ते रहते हैं और एक शेड जैसा दिखते हैं ये। यहाँ पर अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, हमेशा भारी वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर तापमान बनाए रखा जाता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पेड़ 60 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई तक जाते हैं। आमतौर पर पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण है रबर, बीटल, नट, जामुन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण है रबर,
बीटल, नट, जाम, रोजबेरी है और वांस है। इन जंगलों में पेड़ों, झाड़ियों और लताओं के साथ एक बहुस्तरीय संरचना भी होती है। पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ऐसे में जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। एक होता है अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन क्या होते हैं? अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। और ऐसे वनों में क्या होता है, नम सदाबहार वृक्षों और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। वन जो होते हैं वो सघन होते हैं। दोनों प्रकार के वृक्षों की एक विशाल जो विविधता है यहाँ पर भरी होती है। और अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा चाहिए। और शुष्क पर्णपाती हैं उनके लिए 70 से 100 के बीच में वर्षा चाहिए। और जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा में काम चल जाएगा। और नम पर्णपाती है वहाँ पर 100 से 200 के बीच में वर्षा का अनुपात हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखें कौन सा है। ऐसे तो हमें मालूम चलेगा नहीं। तो वो है हमारा कर्नाटक में। कर्नाटक में है सबसे ऊंचा जलप्रपात। और उस जलप्रपात का नाम क्या है? कर्नाटक में एक शिमोगा जिले में स्थित है कुचिकल जलप्रपात। और ये कुचिकल जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भी है कुचिकल, कर्नाटक में है, शिमोगा जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 455 मीटर है। कुचिकल जलप्रपात को कुचिकल अब्बे भी यहाँ पर कहा जाता है। कुचिकल जलप्रपात है बराई नदी के द्वारा ही निर्मित होता है। कुचिकल जलप्रपात बराई नदी है वो इसका निर्माण करती है कुचिकल जलप्रपात का। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश है कैलाश कोना जलप्रपात है आंध्र प्रदेश में। असम में जो है आकाशी गंगा जलप्रपात है। और महाराष्ट्र में जो है येन्ना जलप्रपात है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। अब वो है अरब सागर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस नाम से जानते हैं? अरब सागर में जो द्वीप हैं हमारे उनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर यानी लगभग 120 से 270 मील दूर है। और यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। राजधानी जो है इसकी वो कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है। और यह केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है। पिट्टी द्वीप जो निर्जन है, इसमें एक पक्षी अभ्यारण्य है, यानी यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता पिट्टी द्वीप में। और एक पक्षी अभ्यारण्य भी है वहाँ पर। द्वीपों के हमारे पास में 3 समूह हैं। अमीन द्वीपी द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है और मिनिकॉय द्वीप है। अमन द्वीपी द्वीप समूह सबसे उत्तर में है जबकि मिनद्वीपी द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है। और सभी प्रवाल मूल एटोल के छोटे द्वीप हैं और तटीय प्रवाल वित्ती से गिरे हुए हैं। तो उसके हिसाब से हम उनको देख सकते हैं अरब सागर में जो द्वीप समूह हैं। तो हमने क्या 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन का पूर्ण रूप से हमने सॉल्यूशन देखा है, एनालिसिस किया है। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बताइए ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना सके। धन्यवाद।